गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पार्ट टू शुरू करने जा रहे हैं आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी का। तो सबसे पहले हम लूपिंग स्टेटमेंट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट्स का मीन्स आपको पता ही है कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट्स को कई बार रन कराना हो, कई बार एग्जीक्यूट कराना हो, तो वहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे आपको हेलो प्रिंट करना है 100 टाइम्स, ठीक है, तो हेलो के ऊपर हम फॉर लूप लगा देते हैं, तो 100 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको एक ही टाइम प्रिंट करना है तो आप फॉर लूप नहीं लगाएंगे वहाँ पे, यानी कि वो कोई लूप का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, x इंटू 5 इंटू y प्रिंट x, तो ये कितनी बार रन होंगे, कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे, n टाइम एग्जीक्यूट होंगे। मतलब ये अगर n 5 है तो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होंगे। तो लूपिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों डिपेंड इस फॉर लूप पे करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा फॉर लूप है। फॉर लूप यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है नीचे। तो इसलिए हम लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू, प्लस नहीं करेंगे, n इंटू करेंगे, क्योंकि दोनों इसी के पार्ट है। n इंटू ये जो है कितना कितना टाइम लेगा, c0 कांस्टेंट टाइम, प्रिंट x c1 कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो हम इसे ऐसे करते हैं, जब भी हम लूप का यूज़ करते हैं तो n लिखते हैं, फिर इंटू स्टेटमेंट को लिखते हैं उसमें c0 प्लस c1 में, ठीक है, n इंटू c0 प्लस c1, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम से क्या मतलब है, कांस्टेंट टाइम का मतलब ये है कि कांस्टेंट मतलब फिक्स है, लेकिन जो कांस्टेंट नहीं होते, जैसे ऊपर वाला है, इसका साइज़ तो हमें पता नहीं है, साइज़ इसका वेरी करेगा, कभी 10 होगा, कभी 100 होगा, कभी 1000 होगा। n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है, ठीक है। ये तो ऐसे ही चलेगा, x इंटू 5 इंटू y, नीचे वाला भी फिक्स है, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे जो कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कांस्टेंट टाइम लेते हैं c0 c1, ठीक है। और इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कांस्टेंट वालों की, ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। इनकी पावर जो है दोनों की इससे n वाले से बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं हमेशा, n के साथ हमेशा इसको इग्नोर करते हैं। अब आप देखो हमने लिखा n इंटू c0 प्लस c1, ठीक है। तो c0 प्लस c1, ठीक है, दोनों की पावर बहुत कम है, दोनों को हमने c मान लिया, c, ठीक है। कांस्टेंट टाइम n के कंपेरिजन में इनकी पावर बहुत कम है, तो हमने इसको c मान लिया, n इंटू सी हो गया। अब c को भी हटा दिया यहाँ से, c की पावर n से भी बहुत कम है, c को भी हटा दिया यहाँ से, अब लिख दिया n, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। क्योंकि c और n में बहुत ही डिफरेंस है, c तो 1 हो सकता है और n तो 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम कांस्टेंट टाइम को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड लूप। नेक्स्ट है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप्स आपको बताइए, नेस्टेड लूप्स लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड फॉर लूप भी होता है, नेस्टेड वाइल लूप भी होता है, ठीक है, वाइल विद इन वाइल, ठीक है, वो भी नेस्टेड लूप होता है, फॉर विद इन फॉर, ये भी नेस्टेड लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आउटर लूप जो है एन टाइम चल रहा है, एन टाइम्स, और इनर लूप वो भी एन टाइम चल रहा है, और इनर स्टेटमेंट्स c0 इसका कांस्टेंट टाइम है, ठीक है, आप c0 लेंगे, ठीक है। तो ये एन टाइम चल रहा है, तो ये आपको बताइए कि जब भी दो लूप होते हैं तो इसकी सिंगल वैल्यू के लिए, आउटर लूप की सिंगल वैल्यू के लिए इनर लूप कंप्लीट चलता है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 1 2 3 होगा, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये फिर 1 2 3, अगर ये 3 है तो फिर 1 2 3, ऐसे चलता है। ये तो आपको पता है, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ इसके, ठीक है। ये एन टाइम चल रहा है, ठीक है, तो हमने लिख लिया एन, क्योंकि ये फॉर लूप इसी का पार्ट है, तो हमने लिखा एन इंटू एन, क्योंकि के इक्वल टू के प्लस वन भी इसी का पार्ट है, तो हमने लिखा इंटू c0, ठीक है। तो ये हो गया n स्क्वायर c0 एन स्क्वायर डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट टर्म इसको लेते हैं, एन स्क्वायर को ले लिया, c0 को छोड़ दिया, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर n की जगह n m है, ठीक है, n m है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो n स्क्वायर हो गया, यहाँ n m हो जाएगा, n m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n m, नो प्रॉब्लम। कंजुगेटिव स्टेटमेंट्स में देखो आप, कंजुगेटिव स्टेटमेंट्स में मतलब इसमें कोई लूप नहीं है, एक p की वैल्यू 1000, r की वैल्यू 5, t की वैल्यू 2, ठीक है। कितना टाइम लेगा, c0 कांस्टेंट टाइम, हमने लिखा है prt पर 100, कितना टाइम लेगा, c1, प्रिंट ऐसा ही c2, तो ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, c0 c1 c2,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी क्या है, C0 प्लस C1 प्लस C2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये C0 C1 C2 को हम C मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम है, मिनिमम है, ठीक है। तो हम इसको C मान सकते हैं और C को हम ऑर्डर ऑफ 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ 1 में निकालते हैं, C0 C1 C2 C10 तक भी हो तो ये ऑर्डर 1 में ही आएगी, ठीक ठीक है। तो ये सारे कॉन्स्टेंट वाले सब ऑर्डर 1 में आते हैं, C0 C1 C2 C3 C4 सब ऑर्डर 1 में आते हैं। ओके, क्लियर। जो n वाले होते हैं, n का तो साइज़ पता नहीं है, n का तो साइज़ 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी, 1 करोड़ भी हो सकता है, तो उसे तो नहीं ले सकते ना हम। तो C0 वालों को हम C0 C1 C2 C3 को हम ऑर्डर ऑफ 1 मानते हैं, और n वालों को हम ऑर्डर n मानते हैं, और n स्क्वायर वालों को ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी कंजुगेटिव स्टेटमेंट में आता है। कंजुगेटिव स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है ये, x इक्वल टू x प्लस 1 फॉर i इन रेंज n, m इक्वल टू m प्लस 1 फॉर i इन रेंज n, फॉर j इन रेंज n, k इक्वल टू k प्लस 1। तो ये भी कंजुगेटिव स्टेटमेंट है। इस कंजुगेटिव स्टेटमेंट्स क्यों है ये? एक स्टेटमेंट तो ये है x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, और एक स्टेटमेंट क्या है, फॉर i इन रेंज n, m इक्वल टू m प्लस 1, एक स्टेटमेंट ये है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट्स है। आप इसको m इक्वल टू m प्लस 1 को इसके सामने भी लिख सकते हो, ठीक है, फॉर i इन रेंज n कॉलन के सामने भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर लूप जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, कॉलन के आगे फॉर लूप भी यहाँ पे ख़त्म हुआ 1 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू x प्लस 1 एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है फॉर i इन रेंज n, m इक्वल टू m प्लस 1। तो तीसरा स्टेटमेंट ये है फॉर i इन रेंज n, फॉर j इन रेंज n, k इक्वल टू k प्लस 1। ये थर्ड स्टेटमेंट्स है। तो देखा जाए तो इसमें थ्री स्टेटमेंट्स हैं, थ्री कंजुगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। फिर उनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। जिसको हमने प्लस करा, इसको लिया C0 टाइम लिया, C0 लिख दिया, ठीक है। इसको कितना लिया, n इंटू C1 प्लस n इंटू C1 लिख लिया हमने, n इंटू C1, क्योंकि ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है तो n इंटू C1। अब ये पूरा का पूरा भी एक ही स्टेटमेंट्स है, क्योंकि ये लूप यहाँ से शुरू होके, ये i से शुरू होके ये k प्लस 1 तक ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे को हम एक ही लेंगे, n इंटू n प्लस क्या लेंगे, प्लस n इंटू n C2, ओके, प्लस n इंटू n C2। अब आप देख लो इसमें तीन स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स और तीन स्टेटमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो वो नेस्टेड स्टेटमेंट्स है, वो लूपिंग स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट्स हैं। तो हमने इसे कैलकुलेट करा, C0 को C मान लिया, और इसको जो है C1 को C मान लिया, और इसको C2 को C मान लिया, CN स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब आप देखो C प्लस CN प्लस CN स्क्वायर, इसमें डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट कौन कर रहा है, n स्क्वायर कर रहा है। n स्क्वायर की पावर n से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो फिर n स्क्वायर की कितनी होगी, ठीक है। तो n जो है उससे बहुत कम है, ठीक है। तो हम इसकी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मानेंगे। जो डोमिनेट होता है उसको लेते हैं, ठीक है। डोमिनेट बताया था ना, डोमिनेट जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, जो पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल उसको लेते हैं, ठीक है। जो कम पावरफुल है उसको नहीं लेते। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ इफ देन एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है। इसमें इफ देन एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ, देन तो कहीं लगा हुआ नहीं है, लेकिन देन भी होता है कुछ लैंग्वेजेस में, पास्कल में, कोबोल में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में देन भी होता है। नहीं, यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है देन। वैसे भी एल्गोरिथम है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये किसी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है इसका, ये है एल्गोरिथम। हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एल्गोरिथम की, प्रोग्राम की नहीं निकालते। लेकिन आप निकाल सकते हो प्रोग्राम की भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम भी तो एल्गोरिथम ही है, ठीक है। लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एल्गोरिथम की, प्रोग्राम की नहीं निकालते, ठीक है। तो पहले हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, जब देखते हैं कि वो बेटर है तभी हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, इफ़ L1 नॉट इक्वल टू L2 रिटर्न फॉल्स, एल्स इफ़ i इन रेंज n L1 नॉट इक्वल टू L2 रिटर्न फॉल्स। तो इसमें कुछ नहीं है, जो कंडीशन होती है इफ़ वाली, उसके लिए भी C0 ही टाइम लगता है। इफ़ स्टेटमेंट जो होते हैं उसके लिए भी C0 टाइम लगता है, और रिटर्न फॉल्स इसके लिए तो लगेगा ही लगेगा। एल्स के लिए भी C2 लगेगा, इसके लिए भी कांस्टेंट टाइम। और ये फॉर लूप के लिए तो बताइए आपको n टाइम लगता है,
और ये जो है फिर कंडीशन आ गई, इसके लिए भी अब सी टाइम लगता है, C3 रिटर्न फॉल्स, इसके लिए वही लगता है सी टाइम, C4। तो यदि हम देखते हैं कि अगर हम इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, वर्स्ट टाइम मीन्स मतलब ये वर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा टाइम लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो तभी लेगी जब इसका एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, अगर इसका एल्स पार्ट चलेगा तो ये ज़्यादा टाइम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप भी है। ठीक है, तो वर्स्ट टाइम का मतलब जो है मैक्सिमम टाइम कितना लेगी, और बेस्ट टाइम का मतलब है, बेस्ट टाइम का मतलब मिनिमम टाइम कितना लेगी। ठीक है, हम वर्स्ट टाइम निकालना चाह रहे हैं, वर्स्ट टाइम का मतलब मैक्सिमम टाइम निकालना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम निकालना चाह रहे हैं तो हम इसके मैक्सिमम स्टेटमेंट को चलाएंगे। ठीक है, तो सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, L1 नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, लेंथ जो है इसकी, तो एल्स पे आओगे। ठीक है, तो फॉर लूप चल जाएगा। ठीक है, एन टाइम चलेगा, फिर ये भी चलेगा L1 नॉट इक्वल टू L2, फिर रिटर्न फॉल्स भी चलेगा, ये सब चलेंगे। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, C0। ठीक है, पहले वाले की क्या होगी, C0। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो C0, फॉल्स होगी तो फिर डायरेक्ट इस पे आएगा ना एल्स पे। तो एल्स का क्या है, C2 लिख दिया हमने यहाँ पे, C0 के बाद C2 लिखा, C2 लिख दिया। ठीक है, जब एल्स पे आएगा फिर इस पे भी आएगा लूप पे, फॉर लूप पे, तो ये हमने एन लिख दिया। ठीक है, और ये दोनों तो इसके पार्ट है ही, ये दोनों, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया C3 प्लस C4। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, प्लस एन इंटू C3 प्लस C4। ठीक है, क्लियर है। अब C0 को C मान लिया, और C0 प्लस C2 को हमने C मान लिया, और n को n ही रख दिया। C3 प्लस C4 को हमने C मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि ये इनका टाइम बहुत कम है। कांस्टेंट टाइम को, दो कांस्टेंट टाइम को ऐड कर देते हैं तो कांस्टेंट टाइम ही आता है। 3 कांस्टेंट को ऐड करेंगे, 4 कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो अभी कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब वेरी लेस। ठीक है, तो इन दोनों को हमने C मान लिया, इन दोनों को हमने C मान लिया। मेन तो है n। ठीक है, n का साइज तो बहुत, n की तो n तो अनलिमिटेड है, n तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें n को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो C प्लस एन सी, तो डोमिनेट क्या है, n है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो इसकी, अगर बेस्ट टाइम, तो बेस्ट टाइम तो तभी निकलेगी जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा, तो रिटर्न फॉल्स चल जाएगा, ये एल्स पे आएगा ही नहीं। ठीक है, जब एल्स पे नहीं आया तो ये नीचे फॉर लूप भी नहीं चलेगा, L1 भी कुछ नहीं चलेगा, ये सिर्फ दो स्टेटमेंट चलेंगे, और जिससे टाइम भी कम लगेगा हमारा। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो क्या हुआ, C0 प्लस C1, C0 प्लस C1। ठीक है, और आपको बताइए कांस्टेंट टाइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 होती है। C की ओनली होती है ऑर्डर ऑफ 1। ओके, क्लियर। तो स्टेटमेंट्स तो खत्म हो गए। नेक्स्ट है प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग लीनियर सर्च, फाइंड ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक लीनियर सर्चिंग का ये प्रोग्राम है, इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें समझ में आ जाता है कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें हम तीनों निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, या ये तो आपको पता ही है कि लीनियर सर्चिंग का प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हम इसकी। तो सपोज बेस्ट केस में क्या होता है, हमें यहाँ पे सर्चिंग करनी है। ठीक है, सपोज 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, 10 एलिमेंट्स में हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, और जो हमें सर्च करना है वो फर्स्ट एलिमेंट है जिसे हमें सर्च करना है, तो वो बेस्ट केस में आ जाएगा, क्योंकि जो हमें सर्च करना है वो जो है फर्स्ट है। ठीक है, तो जो सर्च एलिमेंट है वो फर्स्ट है, तो इसका मतलब वो बेस्ट केस में आ जाएगा। और यदि हमें सर्च जो करना है वो बिल्कुल लास्ट में हो तो वर्स्ट केस में आएगा, और जो हमें सर्च करना है वो बिल्कुल सेंटर में है, फिफ्थ पोजीशन पे है, तो वो एवरेज केस में आएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल है लीनियर सर्चिंग का। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखिए तो क्या आ रही है इसकी, C0, C1, C2, C3, C3। ठीक है, C3 के बाद C4। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम n को नहीं लेंगे, क्योंकि ये वन टाइम चल रहा है।
ठीक है। लूप लूप जो एक ही बार चलता है, आप इसके लिए ले सकते हो C4 ले सकते हो, आपने नहीं लिया इसके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने इसको ले लिया C4, तो C0 C1 C2 C3 C4, इसके लिए भी आप ले सकते हो C4 C5 ले सकते हो, n की जगह C4 ले सकते हो, फिर C5 C6 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेस्ट केस ले रहे हो तो आप इस फॉर लूप के लिए आप C ले सकते हो C4, ठीक है, फिर C5 C6 C7 ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। तो हम इसके लिए भी नहीं ले रहे हैं, इसको n नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम बेस्ट केस निकाल रहे हैं। तो बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में n तो चलेगा नहीं, वो n तो वर्क नहीं करेगा, n टाइम कोई चलेगा, n तो 1000 भी हो सकता है, ठीक है, n तो 1 लाख भी हो सकता है, तो n को तो हम लेंगे नहीं बेस्ट केस में, ठीक है। हम तो जो है फर्स्ट टाइम ही जो है उसको एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपको पता है i की वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में i की वैल्यू 0 है, तो L0 इक्वल टू आइटम जो हमें सर्च करना है, L0 मतलब फर्स्ट आइटम, और आइटम जो है हमें सर्च करना है वो भी वही है फर्स्ट आइटम, दोनों मैच करके, ठीक है। तो ये F1 चल गया, ब्रेक चल गया, ठीक है। तो C4 C5 C6 ये देखो C4 C5 C6 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है अगर ये चल गया तो F=1 नीचे वाला C9 और C10 चल गया, ब्रेक करके बाहर आ गया, ब्रेक करके किसके बाद आएगा, F1 के बाद आएगा C9 C10, तो C9 C10 ये नहीं चलेंगे, C7 C8, ठीक है। अगर ये ब्रेक चल गया तो ब्रेक चल के बाहर आ जाओगे आप, ठीक है। C9 C10 देखा जाए तो ये आ रहा है C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C9 C10, और ये सारे के सारे जो हैं कांस्टेंट है, और सारे कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट बन जाता है, और एक कांस्टेंट होता है ऑर्डर ऑफ 1, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। तो क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इसमें कोई लूप है, ठीक है। अगर आप बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, ना तो इसमें कोई लूप चल रहा है, ठीक है, और ना ही कुछ दूसरी कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो कोई लूप नहीं चल रहा है, कंजिक्यूटिव की तरह हो गया ये, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, ठीक है। C0 C1 C2 क्लियर हो गया ये। अब इस पे आते हैं, वर्स्ट केस पे आते हैं। अधिकतर वर्स्ट केस से निकाली जाती है अगर कोई एल्गोरिथम अच्छी है, बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो बेस्ट है, उसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है कि वो मैक्सिमम टाइम कितना ले रही है, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है, ना कि मिनिमम टाइम देखा जाता है, ना कि एवरेज टाइम देखा जाता है, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है, ठीक है। क्या बताओ मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा ले रही हो, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम दिखाता है, कभी कभी एवरेज भी देखा जाता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ज़्यादा दिखा जाता है, वर्स्ट टाइम दिखा जाता है, वर्स्ट टाइम कितना है, ठीक है। तो वर्स्ट टाइम से पता चलता है कि उसकी कितनी एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की, कितनी एफिशिएंट है वो एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे वर्स्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो ये लूप भी चलेगा, ये सब चल रहे हैं C0 C1 C3 C2 C3, ठीक है। अभी लूप भी चल गया है 0 to n तक, ये पूरा चलेगा ये, ठीक है। जो आप सर्च कर रहे हैं क्या होता है बिल्कुल लास्ट में हो, ठीक है। अगर 10 आइटम है सपोज, n की वैल्यू 10 है, तो 0 to 9 हो जाएगा ये 9, ठीक है। तो जब i की वैल्यू 9 होगी, L9 इक्वल टू आइटम, हो सकता है वो जो आइटम हमें सर्च करना हो L9 पे हो, मतलब बिल्कुल लास्ट में हो L9, ठीक है। L9 इक्वल टू आइटम, तो F=1 ब्रेक बाहर आ जाएगा, इफ F=1 आइटम इज फाउंड एट पोजिशन 10 पोजिशन, ये चलेगा, ठीक है। तो ये तो होगी वर्स्ट केस, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम टाइम ले लिया, बिल्कुल लास्ट में था वो, तो ठीक है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, C0 C1 C2 C3 तो निकालेंगे, प्लस ये n लूप, ये लूप चल रहा है, ये लूप पूरा ये लूप का पार्ट है, तो हमने लिख दिया n इंटू C4 C5 6, C4 C5 C6, ये C4 के लिए है, ये C5 ये 6 और ये n है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने एक साथ ले लिया, क्योंकि ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से, और यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, तो ये हमने एक साथ ले लिया n इंटू C4 C5 C6, ठीक है, ठीक है। ये पूरा चलेगा, n टाइम चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये चल गया तो फिर ये सीधा यहाँ पे जंप करेगा C9 पे, ठीक है, C10 पे, C9 C10 पे जंप करेगा, तो C10 पे जंप करेगा तो ये आ जाएगा, C9 भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, C9 प्लस C10, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या है, तो डोमिनेंट तो n है, बाकी तो सब C हो जाएगा, C और ये C10, ये भी C, ठीक है, और ये n और ये सारे C हो गए, ठीक है। तो इसका डोमिनेंट क्या है, n, तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, NC,
ठीक है। एन सी क्या है, जिसमें सी तो कांस्टेंट टाइम है, तो सी को तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इस पूरे के पूरे में क्या है डोमिनेंट, एन डोमिनेंट है, तो एन को ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया, क्योंकि वो उनकी पावर बहुत कम है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, सबको छोड़ दिया। ठीक है, और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इनका एवरेज निकाल लो, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, इसका एवरेज निकाल लो। क्या बताओ मिडिल में हो, फिफ्थ पोजिशन पे हो, तो आप करोगे एन प्लस वन बाई टू, ऐसे निकाल लें। और कभी कभी ऑर्डर ऑफ एन भी होती है एवरेज में। ऑर्डर ऑफ एन इसलिए होती है क्योंकि जरूर कोई है कि वो सेंटर में होगा, हो सकता है वो जो है सेवन्थ पोजीशन पे हो, एट्थ पोजीशन पे हो, जो हमें सर्च करना है, ना हो लास्ट पे, ना हो टेंथ पोजीशन पे, ना हो सेवन्थ एट्थ पे हो। अब सेवन्थ एट्थ तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, सेवन एट तो क्लोज हो गया एन के। ठीक है, सेवन एट तो क्लोज हो गया, टेंथ के क्लोज हो गया, तो उस केस में जो है देखा जाए तो हमें उस केस में हम एन लेंगे, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन भी सही है, ऑर्डर ऑफ एन प्लस वन बाई भी टू भी सही है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जरूर तो है नहीं वो हमेशा सेंटर में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉगरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इफ we repeatedly divide set of elements by 2, then time complexity will be order of log n। ठीक है, कोई लिस्ट है, आप उसे हाफ कर रहे हैं, फिर अगेन हाफ कर रहे हैं, फिर अगेन हाफ कर रहे हैं, हाफ से हाफ करते जा रहे हैं, हाफ करते जा रहे हैं, हाफ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n होगी। ओके, तो कैसे log n की होगी, log n इसलिए होगी, सपोज n की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो log 10 क्या होगा, बेस टू, log 10 बेस टू क्या होगा, 3.32। ठीक है, तो यानी कि थ्री प्लस स्टेप चलेंगे, और हमारी आउटपुट आ जाएगा 3 प्लस स्टेप में। एल्गोरिथम कहाँ तक चलेगी आपकी, 3 प्लस स्टेप से, 3 प्लस स्टेप से। ठीक है, तो अब देख लो आप, एन की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 0, यस, तो 10 को 2 से डिवाइड करा, 5 आ गया, प्रिंट 5 हो गया, 5 ग्रेटर देन 0, यस, तो 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 ही आया, तो प्रिंट 2, फिर 2 ग्रेटर देन 0, यस, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आया। ठीक है, तो प्रिंट 1 हो गया। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 0, यस, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, खत्म हो गया, 0 नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखा जाए तो ये 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस डिकम्पोजिशन हो रहे हैं इसके, 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 प्लस अगर डिकम्पोजिशन हो रहे हैं तो ये कहाँ होते हैं, log 10 क्या होता है, 3.32। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है log n होगी। अगर ये n टाइम्स चल रहा है तो log n होगी, 10 टाइम्स चल रहा है तो log 10 होगी। ठीक है, तो इस केस में जो है log 10 होगी, और इस केस में क्या होगी, log 100। यदि n है, ठीक है, n जो है अगर आप 100 नहीं लेंगे तो log n मान, इसे log n मानो। ठीक है, तो यदि आप इसे 100 टाइम्स चलाओगे, 100 टाइम्स, तो क्या चलेगा, 100 का हाफ 50, 50 फिर 25, फिर 20, 12, 6, 3, 1, तो log 100 कितना होता है, 6.64। log 100 क्या होता है, 6.64। तो यानी कि 6 प्लस स्टेप में ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी, 6.64, यानी कि 6 प्लस स्टेप में ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगी। देखो कितने स्टेप में, 1 2 3 4 5 6 है नहीं है। ठीक है, 6 के बाद एक और चलेगा स्टेप, फिर ये 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0, वहाँ फाल्स हो जाएगी। ठीक है, तो चल रही है उतनी लॉग के अकॉर्डिंग चल रही है, लॉग टेबल के अकॉर्डिंग चल रही है लॉग। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं लॉगरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगर लॉग टेबल के अकॉर्डिंग चलती है, बेस 2, जिसका बेस 2 है उसके अकॉर्डिंग ये एल्गोरिथम चल रही है, तो हम इसे कहते हैं लॉगरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ log n। क्लियर, कैसा है ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि हमने ये n10 है तो n10 निकालना, तो n10 तो log 10 निकाला 3.32, और ये जो
3.3 का मतलब 3 प्लस, तो ये देखो 1 2 3, 3 प्लस डिकम्पोजिशन हो रहे हैं इसके। ये 6 प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, तो सही है। इसका मतलब लॉग के अकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, ऐसी एक बाइनरी सर्च है, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। तो राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग बाइनरी सर्च, फाइंड द बेस्ट एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें जो है इसकी बेस्ट और वर्स्ट निकालनी है। तो बाइनरी सर्च में भी ऐसे होता है, हम हाफ करते रहते हैं, हाफ 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 करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी आप बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा, जब हम लिस्ट होती है, लिस्ट का जब मिडिल पॉइंट निकालते हैं, जैसे कोई लिस्ट है 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका मिड निकालेंगे तो फिफ्थ वाला मिड मिड आएगा। और जो जो हम मिड निकालते हैं वही सर्च एलिमेंट हो, वही सर्च एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वही एलिमेंट है, ठीक है। तो वो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि हमें दोबारा दोबारा जो है उसको वो नहीं करना पड़ा, डिकम्पोज नहीं करना पड़ा। ओके, तो देखो आप जैसे 2 4 9 11 13 है, तो इसकी C1 है, इसकी C2, इसकी C3, इसकी C4, ठीक है, इसकी C5, ठीक है। और लो लेस देन हाई, यस, लो जीरो, हाई इतना है, हाई जो भी इसकी लेंथ -1, ठीक है। अब हमने इसका मिड निकाल लिया, लो प्लस हाई अपॉन 2। अब फिर हम आइटम से सर्च कर रहे हैं, आइटम इक्वल टू एलिमेंट, यस और नो, यस, ठीक है। तो यस है तो आइटम इज फाउंड, ब्रेक, ख़त्म कहानी, हमारा हो गया ये, ना कोई लूप चला ना कुछ चला, ठीक है। बस कंडीशन चलिए, कंडीशन के लिए तो सी होता है, कॉन्स्टेंट टाइम होता है, ठीक है, कुछ नहीं चला है। तो एक बार ही में निकल गया हमारा आंसर, एक बार हमने हाफ करा, एक बार निकल गया आंसर। तो इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, C1 C2 C3 C4 C5 C6 9 10, और ये सारे C मिलके एक C बन जाता है। और ये जो C होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब निकालते हैं वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो है हम हाफ करते जाते हैं, ठीक है। लिस्ट लेंगे उसका हाफ करेंगे, हाफ में जो मिड होगा मिड से कंपेयर करेंगे सर्च एलिमेंट को, ठीक है। यदि उससे मिड से लेस है तो लेफ्ट में जाएंगे, यदि मिड से अबोव है तो राइट में जाएंगे। तो या तो लेफ्ट राइट लिस्ट में जाएंगे या राइट लिस्ट में जाएंगे मिड के। तो जो लेफ़्ट वाली है, लेफ़्ट में भी ऐसे ही करेंगे, उसका मिड निकालेंगे, फिर मिड से कंपेयर करेंगे, यदि मिड से लेस है सर्च एलिमेंट तो लेफ्ट में जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे। तो ये काम हम करते रहते हैं। अगर हम राइट में जाएंगे तो राइट में भी ऐसे ही करेंगे। तो देखा जा रहा है तो हम हाफ हाफ करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हाफ हाफ करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो हम हाफ हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी। कैसे होगी अब आप देख लें। मैं इस प्रोग्राम में नहीं जा रहा है, प्रोग्राम कैसे बना है मैं प्रोग्राम को नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम आपने पहले कर रखे हैं, सब 11th के प्रोग्राम है, ठीक है। तो सपोज n की वैल्यू 5 है, तो log 5 कितना होगा, 2.32 बेस 2, ठीक है। तो इसका मतलब कितने स्टेप होंगे, 2 प्लस स्टेप्स होंगे इसमें, यानी कि 2 प्लस स्टेप मतलब मैक्सिमम 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो आ ही जाएगा, क्योंकि जो ये 1 2 3 4 5 है, 5/2 2 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 स्टेप, फिर 2 को हाफ करा तो 1 हो गया, तो कितना हो गया स्टेप, 1 2 2 स्टेप हो गए, ठीक है। और फिर 1 + 1/2 करेंगे तो फिर 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक स्टेप और आएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट में जब एक ही आइटम बचेगा तो उसका भी तो मिड निकालेंगे, 1 + 1/2 तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो उससे कंपेयर करके वो हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा, अगर वो वहाँ पे होगा, ठीक है। तो 2 प्लस डिकम्पोजिशन होंगे इसमें। और यदि n 100 है तो log 100 होता है 6.64, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 के बाद 50 एलिमेंट आ जाएंगे, या तो लेफ्ट के या राइट के, फिर 25 रह जाएंगे लेफ्ट के या राइट के, फिर 12 रह जाएंगे लेफ्ट के या राइट के, 6 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे, और 1 के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 प्लस स्टेप में तो 6.64, तो log 200 के 6.64 होता है।
ठीक है। तो इसकी भी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है लॉग के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई बाइनरी सर्च की भी कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी। ठीक है, क्योंकि लॉग की अकॉर्डिंग चल रही है, log n बेस टू के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ऑर्डर ऑफ log n क्लियर। ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ 1 क्लियर। तो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, ऑर्डर ऑफ n log n भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कुछ एल्गोरिथम की, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इट इज़ द केस व्हेन ए सेट ऑफ डाटा इज रिपीटेडली डिवाइडेड इनटू हाफ एंड ईच हाफ इज नॉट नेसेसरी टू बी डिवाइडेड इनटू हाफ अगेन, रादर ईच हाफ इज प्रोसेस्ड अगेन इंडिपेंडेंटली। जैसे बाइनरी सर्च में आपने देखा था कि बाइनरी सर्च में हमने क्या किया था, एक लिस्ट है हमारी, उसे हमने हाफ किया था। ठीक है, फिर मिड से कंपेयर किया था। ठीक है, अगर लेस है तो आप लेफ्ट में गए थे, अगर अगर अबव है तो राइट में गए थे। ठीक है, तो फिर लेफ्ट में फिर हमने उसका हाफ किया था, फिर मिड से कंपेयर किया था, तो लेफ्ट राइट। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हाफ हाफ करते जा रहे थे लिस्ट को, हाफ 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 क्विक उसमें बाइनरी सर्च में। तो उसमें हम बार बार हम हाफ कर रहे थे। लेकिन कुछ एल्गोरिथम ऐसे भी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हाफ करेंगे। ठीक है, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या 4th पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने हाफ किया, पहले हाफ किया, फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, या फिर उसको 4th पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ज़रूरी है कि हम बार बार हाफ ही करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ द केस व्हेन ए सेट ऑफ डाटा इज रिपीटेडली डिवाइडेड इनटू हाफ, तो सही है, एंड ईच हाफ इज नॉट नेसेसरी टू बी डिवाइडेड इनटू हाफ अगेन। तो ज़रूरी है कि उसके बाद भी हम हाफ ही करते रहें, उसके बाद हम उसके थ्री पार्ट्स भी कर सकते हैं, 4 पार्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो जो है जो नए वाले जो पार्ट आया, उसका नया पार्ट जो आया वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर ऊपर हाफ हुआ तो नीचे भी हाफ होएगा। तो नीचे हमने उसके 3 पार्ट्स डिवाइड किए, फिर उसके नीचे हमने 2 पार्ट्स किए। तो इस तरह वो चलता रहता है कि वो जो है ऊपर डिपेंड नहीं रहता ऊपर वाले पे। जैसे बाइनरी सर्च में क्या होता है, जैसे हमने ऊपर किया ऐसे नीचे करेंगे, जैसे हमने ऊपर हाफ किया है, ठीक है, तो नीचे भी हाफ करेंगे, उसके नीचे भी हाफ करेंगे। ठीक है, तो ईच हाफ जो है इज वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इस तरह की एल्गोरिथम होती है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और भी होती है। ठीक है, लेकिन मेन ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो इनकी जो एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है। ठीक है, एक है ऑर्डर ऑफ n क्यू, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, n क्यू किसकी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सपोज 3 लूप हो एक साथ, और तीनों की जो है तीनों जो है n तक चलते हैं सपोज़। ठीक है, आई लूप है वो भी n तक चल रहा है, जे भी n तक चल रहा है, और के भी n तक चल रहा है। ठीक है, तो 3 लूप है तो इसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब होगी। ठीक है, वैसे ये जो लॉजिक लिखा हुआ है आपके सामने, ये अगर आपको 2 टेबल्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 टेबल्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका लॉजिक है ये, उसकी एल्गोरिथम है ये। ठीक है, तो एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप है, और दूसरे फोर लूप के अंदर तीसरा फोर लूप है। तो देखा जाए तो ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट है। यहाँ से शुरू हुआ है 4i इन रेंज n और ख़त्म हुआ है यहाँ पे bkj, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने स्टेप ले लिया नीचे वाला, ये क्या ले लिया, c1। तो c1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे n को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे c0। तो c0 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे n, फिर उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे n। ठीक है, और इसमें हम डोमिनेंट ले लेंगे n ले लिया, तो कितना हो गया n क्यूब। ठीक है, c को छोड़ दिया हमने क्योंकि कांस्टेंट टाइम है। ठीक है, कम टाइम है उसका, तो n क्यूब को हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ठीक है, कहीं पर भी यदि 3 लूप हो तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, n log n एंड ऑर्डर ऑफ n क्यूब दोनों क्लियर। ठीक है, n log n किसकी होती है, मर्ज सॉर्ट की, क्विक सॉर्ट की, हीप सॉर्ट की। ठीक है, इसमें ज़रूरी है कि हम हाफ करें बार बार। क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n। तो कुछ एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 raised to the power n होती है। जैसे फिबोनाची की सीरीज़ की 2 raised to the power n होती है यदि आप रिकर्सन से कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 2 raised to the power n, इट डिनोट्स एन एल्गोरिथम हुज ग्रोथ डबल्स विद ईच एडिशन टू द इनपुट डाटा सेट। मतलब इसका जो ग्रोथ रेट जो है डबल हो जाता है आफ्टर एवरी इनपुट। ठीक है, द ग्रोथ कर्व्स ऑफ एन टू raised to the power n फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल।
ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऐसा ग्रोथ रेट मतलब पहले स्टार्टिंग वेरी स्लोली एंड देन राइजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो इसका ग्राफ एकदम ऊपर को जाता है ग्राफ जो है इसका। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो सपोज फिबोनाची की सीरीज निकालनी है आपको, अगर आप एन की वैल्यू 10 देते हैं, हाउ मेनी टर्म्स 10 देते हैं, तो ये आएगा फिबोनाची की सीरीज। ठीक है, हम आउटपुट पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एल्गोरिथम उस पर जा रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स आपने दी 10, तो क्या हो गया 1 कॉमा 10 प्लस 1 11, 1 कॉमा 11 हो गया। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी। ओके, तो हम लास्ट वाली ले रहे हैं, आई की वैल्यू 10 ले रहे हैं, तो प्रिंट फिफ्थ 10, तो एन की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो 10 हो गई, 10 1 तो है नहीं, 10 2 नहीं है, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, तो 9 और 8, 10 से क्या आया 9 8, फिर 9 की फिर निकलेगी 9 की, तो 9 से क्या होगा फिर 8 7, 9 माइनस 1 8, फिर 9 माइनस 2 7, 7 हो गया, फिर 8 फिर ऊपर जाएगा, 8 फिर ऊपर जाएगा, तो 8 से क्या होगा 7, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 6, तो ठीक है, तो 7 6 हो गई, फिर 7 ऊपर जाएगा, फिर 7 क्या होगी 6 5, तो इस तरह ये चलता रहेगा और ये कैलकुलेट होएगा, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होएगा ये। जब तक लेफ्ट कैलकुलेट नहीं होता तब तक राइट कैलकुलेट नहीं होएगा। तो इस तरह करते हुए आप, इस तरह ये चलता जा रहा है नीचे तक। ठीक है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 10 पे। ठीक है, तो जो है 34 आ जाएगा लास्ट में। तो इस तरह ये चलता जा रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले 1 थी, फिर 2 डबल हो गई, फिर 4 हो गई, ठीक उसकी डबल हो गई, फिर 8 हो गई थी, उसकी भी डबल हो गई, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, फिर 64 128, ऐसे डबल होती जा रही है। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें 1, ये 1 लिखा, 1 को यहाँ लिख दिया हमने, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में 2, थर्ड स्टेप में 4, फोर्थ स्टेप में 8। ठीक है, उसके बाद जो है 16, ऐसे चलता रहेगा ये। तो 1 को हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 को 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3, ठीक है, और 16 को 2 की पावर 4, इस तरह हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और ये 2 की पावर 0 1 2 3 लास्ट तक चलेगा। ठीक है, तो ये n टाइम्स चलेगा, n टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये जो है डबल होते जा रहा है आफ्टर एवरी स्टेप ये डबल होता जा रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 रेज टू द पावर n होगी। ठीक है, और ये वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। ठीक है, 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि हमने लास्ट टर्म ली। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रूट n। इन दिस केस इफ द इनपुट साइज ऑफ एल्गोरिथम इज n, देन देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट n ऑफ बेसिक ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है रूट n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो रूट n ऑपरेशंस होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि n के कंपेरिजन में कम होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम है, इसमें इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रूट n होती है। तो 2 मेथड्स हैं प्राइम नंबर निकालने के। ठीक है, हम दोनों मेथड्स करेंगे, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो जिसकी बेटर आएगी वो बेटर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट निकाला आपने, ये एक मेथड ये है। ठीक है, आपको बताया जैसे हमें 5 को चेक करना है, 5 प्राइम है नहीं है। ठीक है, तो हम जो है 5 को 5 से और 1 से, अपने आप से इटसेल्फ से और 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन होरों से नहीं होना चाहिए, ये आपको बताइए। तो 2 3 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए 5। ठीक है, यदि हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो वही देख रहे हैं, फ्लैग 0 ले लिया, आई की वैल्यू 2 ले ली, स्टार्टिंग में 2 3 4 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 5, एन की वैल्यू 5 है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 यस, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्लैग जो है 1 नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, और लेकिन आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 3, तो 3 जा 9, अब चलेगा नहीं है, तो आप देख रहे हो 9 हो जाएगा, ये 5 है, ये एक ही बार चला, और एक ही बार चलने से हमें पता चल गया कि 5 प्राइम है नहीं है। तो इन्हें कम ऑपरेशन करे नहीं करे कम ऑपरेशंस, क्योंकि पहले एक ही बार चला है बस ये। ठीक है,
आई की वैल्यू 2 के लिए चला है, और ये इनने 2 2 जा 4, 4 से कंपेयर कर लिया। उसके बाद आई की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 लेस देन जो है 5, उसमें उसमें वो चलेगा नहीं, तो एक ऑपरेशन कम हो गए। ठीक है, मतलब 3 से 2 ही हो गए, 2 ऑपरेशन हो गए, और हमें पता चल गया वो प्राइम है। ठीक है, तो फेल होगी कंडीशन। अब आप देख रहे हो कि फ्लैग तो 1 हुआ नहीं, फ्लैग तो 0 ही है। ठीक है, जब फ्लैग 0 है तो गिवन नंबर इज प्राइम, प्राइम नंबर आ गया। एक ही कंपेरिजन करा और पता चल गया हमको। ठीक है, तो ये मेथड कुछ बेटर बेटर लग रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? C0 C1 C2 तो सही है, और ये इसमें इसकी क्या होगी? रूट एन, इसकी रूट एन होगी। रूट एन की होगी, रूट एन का मतलब एन तो नहीं हो सकती ना। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब सारे कंपेरिजन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे कंपेरिजन हो रहे हैं, तो रूट एन की होगी, क्योंकि वहाँ पर आई स्क्वायर है। ठीक है, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब आई रूट को दे जाओ, रूट एन हो जाएगी। ठीक है, आई स्क्वायर है उधर, तो इसका मतलब आई स्क्वायर, तो उधर रूट एन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कंपेरिजन हो रहे हैं? रूट एन कंपेरिजन हो रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट में कंपेरिजन हो रहे हैं, तो यहाँ हम एन तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसे रूट, जब भी हम आई स्क्वायर से कंपेयर करेंगे एन को, तो रूट एन कंपेरिजन हुए। ठीक है, तो बाकी C3 C4 C5 C6 चला। ठीक है, फिर C7 C8 तक हमारा काम हो गया, प्राइम नंबर आ गया वो सी। ठीक है, तो हम देखो C0 C1 C2 C2 लिख लिया, फिर रूट एन, ये तो सारा एक ही है, वाइल लूप पूरा का पूरा, तो हमने पूरा पूरा एक साथ लिख लिया। एंड रूट एन C3 C4 C5 C6 एक साथ लिख लिया हमने, फिर प्लस C7 और C8, ये भी चलेगा। फ्लैग इक्वल 0 गिवन नंबर इज प्राइम, ये भी चलेगा, C7 C8। ठीक है, बाकी तो हमने C0 C1 C2 को C मान लिया, और रूट एन इसको भी C मान लिया, और इसको भी C मान लिया, बचा। और C प्लस C को C मान लिया, रूट एन C मान लिया। ठीक है, और ये जो है इसकी डोमिनेंट क्या है? रूट एन है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? रूट एन। ठीक है, इस तरह हुआ है। क्लियर? सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड प्राइम नंबर्स का ये भी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये तो मेथड है जो हम जनरली करते हैं। तो एंटर ए नंबर, फ्लैग 0 ले लिया, फॉर आई इन रेंज 2 to n, मैंने बताया था कि 2 से लेकर, जैसे 5 है तो हम 2 3 4 से कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 3 4 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 1 से नहीं कर रहे हैं और 5 से नहीं कर रहे हैं। तो इफ n परसेंट इक्वल टू 0, ठीक है, तो फ्लैग इक्वल टू 1। तो जैसे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्लैग 1 नहीं हो रहा है। फिर अब आप जो है आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 3 4 से डिवाइड किया, एक बार भी जो है ये रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, 5 को, तो फ्लैग की वैल्यू 1 भी नहीं हुई, फ्लैग की वैल्यू क्या रही? 0 रही। और जब फ्लैग की वैल्यू 0 है तो गिवन नंबर इज प्राइम, और 5 जो है प्राइम है। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे तो C0 C1 ठीक है, यहाँ पे जो है n कंपेरिजन हो रहे हैं लगभग। ठीक है, n या n-2 एक ही होता है। ठीक है, अगर 1 to n है तो 2 कम हो रहे हैं, तो n-2 कंपेरिजन हो रहे हैं। ठीक है, इसमें C2 C3 C4 C5 भी चलेगा, C6 भी चलेगा, ये तो चलेगा नहीं एल्स वाला। ठीक है, तो ये सब कंपेरिजन हुए इसके। तो हमने लिख लिया यहाँ पे C0 C1 n-2 C2 n-2 इस पूरा है, इसका किसका क्या है? C2 C3 C4 C2 C3 C4, और इसका क्या है? C5 C6 लिख लिया हमने, C5 C6। और इसको C मान लिया, इसको n-2 मान लिया, इसको फिर C मान लिया, इसको फिर C मान लिया। ठीक है, इसको फिर जो है इन दोनों को C मान लिया, इन दोनों को C n, देखा जाए तो n-2 है, और n-2 n ही होता है। क्यों होता है n-2 n? क्योंकि -2 -1 या +1 n+1 n+2, ठीक है, ये लगभग n के बराबर ही होते हैं, क्योंकि n जो है बहुत डोमिनेंट है। n की वैल्यू तो 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो सकती है। तो 1 करोड़ में यदि तुम 1 जोड़ दोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब 1 माइनस कर दोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, n तो डोमिनेंट है। ठीक है, तो n-2, तो हम तो वर्ष कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम 1 2 नंबर माइनस प्लस हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम डोमिनेंट निकालते हैं। ठीक है,
कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हम डोमिनेंट टर्म निकालते हैं, डोमिनेंट टर्म निकालनी है अब। तो डोमिनेंट टर्म तो इसमें एन है ना, n-2 कोई है एन है, तो ऑर्डर ऑफ एन होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और पहले वाले की क्या थी, इसकी क्या थी, ऑर्डर ऑफ रूट एन, इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। अब कंपेयर करो दोनों को। ठीक है, तो कौन सा मेथड अच्छा है, कंपेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2 वी कैन से दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेथड 1 इज़ बेटर देन मेथड 2। वो कह रहा है जो ये मेथड पहले वाला था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है इससे, ऑर्डर ऑफ एन से। ठीक है, पहले वाले की ये बेटर है, किससे, इससे बेटर है, क्योंकि रूट एन तो बहुत कम होता है एन से। ठीक है ना, तो यदि रूट एन, यदि एन की वैल्यू एन की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो रूट एन कितना होगा 3 और एन कितना होगा 9। ठीक है, तो 3 तो बहुत कम है 9 से। ठीक है, तो इससे लग रहा है कि पहले वाली मेथड 1 इज़ बेटर देन मेथड 2, क्योंकि मेथड 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम है, कम है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, ओके, गुड बाय।